प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान के द्वितीय क्रम में आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है मेथड ऑफ एथिक्स। और इसमें आगे चल कर के जो दूसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स। मेथड ऑफ एथिक्स के संप्रत्यय में जो मुख्य बात है वो उभर करके ये सामने आती है कि जिन हम नैतिक आचरण, मूल्य, मानदंड या आदर्श की स्थापना करते हैं, वो आदर्श, मूल्य हमें किन विधियों से प्राप्त होते हैं या किन विधियों से प्राप्त हुए। अगर इस दृष्टि पर विचार किया जाए तो नीति शास्त्रियों का कुछ ऐसा संवर्ग है जो विभिन्न प्रकार की नैतिक विधियों का प्रतिपादन करते हैं। उसमें कुछ जो है वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड को प्रस्तावित करते हैं, कुछ द हिस्टोरिकल और जेनेटिक मेथड को प्रस्तावित करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल मेथड को, कुछ मेटाफिजिकल मेथड को, तथा कुछ जो है इंपीरिकल और ट्रांसेंडेंटल मेथड को प्रस्तावित करते हैं। जहां तक फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड का प्रश्न है, उसमें महत्वपूर्ण नाम जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर का आता है। स्पेंसर ये मानता था कि भौतिक और जैविक विधियों के द्वारा ही नैतिक संप्रत्ययों का विकास हुआ। उसके अनुसार नैतिकता का विकास असभ्य जातियों के व्यवहार और निम्न श्रेणी के प्राणियों के व्यवहार से हुआ, जो सुख लाभ और दुख निवृत्ति में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सुख जीवन शक्ति के वृद्धि का लक्षण है और दुख जीवन शक्ति के न्यूनता का। स्पष्ट है कि सुख में वृद्धि और दुख में न्यूनता का आधार स्पेंसर जो है वह भौतिक या बायोलॉजिकल मेथड को मानता है। इस प्रकार स्पेंसर नैतिक नियमों को सामाजिक नियमों से, सामाजिक नियमों को मनोवैज्ञानिक नियमों से और मनोवैज्ञानिक नियमों को जैविक नियमों से और जैविक नियमों को सामाजिक नियमों से निगमित करता है। लेकिन यदि हम स्पेंसर के फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड पर विचार करें या गंभीरतापूर्वक दृष्टि डालें तो बेंथम की यह विधि जो है कहीं न कहीं दूषित प्रतीत होती है, क्योंकि नीति शास्त्र जहां मानकीय विज्ञान है वह कुछ मानकों, नियमों का निदर्शन करता है, उस पर चलने की ओर प्रेरणा देता है, वहीं स्पेंसर की जो विधि है वह विधायक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस का रूप ले लेती है। अब इसके बाद जो दूसरी विधि आती है वह है द हिस्टोरिकल और जेनेटिक मेथड। इस विधि के प्रतिपादक में जो महत्वपूर्ण नाम है वह है हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टीफन तथा अन्य उद्विकासवादी नीतिशास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं। इस मत के समर्थकों का ये मत है कि नैतिक संप्रत्यय क्रमिक रूप से आदिम मनुष्यों के असंस्कृत रीति रिवाजों के विकसित रूप है। नैतिकता सामाजिक उद्विकास का परिणाम है। नीति शास्त्र विज्ञान का एक अंग है, किंतु ऐतिहासिक विधि तथ्यों का स्वरूप तो बतला सकती है, किंतु आदर्शों का निगमन जो है
वह नीति शास्त्र का मुख्य कार्य है। तो हिस्टोरिकल मेथड ये फैक्चुअल एनालिसिस तो कर सकती है, लेकिन कोई रेगुलेटिव या नॉर्मेटिव प्रेस्क्रिप्शन जो है ये नहीं दे सकती है। इसके बाद जो तीसरी विधि आई वो आई साइकोलॉजिकल मेथड या मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि के प्रवर्तकों में ह्यूम, जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम प्रमुखता के साथ रखा जा सकता है। इन नीतिज्ञों का मत है कि नैतिक तथ्य जो है वो चेतना के तथ्य हैं और उस चेतना के तथ्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। नीति शास्त्र को मनोवैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। सुख ही जीवन का परम मंगल है, इस वास्तविक तथ्य के ऊपर आधारित है कि सब मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करते हैं और दुख से बचने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि के मूल में यह सिद्धांत निहित है कि मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करता है और दुख निवृत्ति की ओर उन्मुख होने का प्रयास करता है। अब इस स्वभावता के कारण इन नीतिज्ञों का मत है कि नैतिक संप्रत्ययों की प्राप्ति में मनोवैज्ञानिक विधि जो है ये कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक विधि की भी वही कमियां दृष्टिगत होती हैं जो कमियां हिस्टोरिकल और जेनेटिक मेथड की थी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड की थी। इसको देखते हुए नीतिज्ञों का एक चौथा संवर्ग सामने आता है और उस संवर्ग के मूल में, उस कैटेगरी के मूल में जो सिद्धांत है वह है मेटाफिजिकल मेथड का। और मेटाफिजिकल मेथड के प्रस्तावकों में ये अध्यात्मवादी या आइडियलिस्टिक एथिकल थिंकर्स हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम हेगेल तथा टी.एच. ग्रीन का है। इन अध्यात्मवादियों का मत है कि मनुष्य का नैतिक आदर्श संपूर्ण विश्व की प्रकृति से या प्रकृति की अनुमति से ही हो सकता है। अंतिम सद वस्तु निरपेक्ष चैतन्य है जो स्वयं को प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के अंदर जो नैतिक आदर्श है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है जो नैतिक पूर्णता की शाश्वत प्रतिमा है। नीति शास्त्र का आधार दर्शन या तत्व विद्या है, अतः इसकी विधि दार्शनिक है या तत्वमीमांसीय है। किंतु अन्य विधियों के समान यह मत भी भ्रांतिपूर्ण है। यह सत्य है कि नीति शास्त्र दर्शन से घनिष्ठतम रूप से संबंधित है, पर दर्शन इसका आधार नहीं है, वरन नीति शास्त्र जो है ये दर्शन का आधार स्वयं है। क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, वह किन सोपानों पर पहुंच करके उस परम लक्ष्य की प्राप्त कर सकता है, इसका निर्धारण जो है नीति शास्त्र के माध्यम से होता है। अतः नीति शास्त्र मूल्यों का विज्ञान है। यह दर्शन को मूल्यात्मकता की ओर उन्मुख करती है। अब इन उपर्युक्त चारों विधियों पर हम ध्यान दें तो कहीं न कहीं ये दृष्टिगत होता है कि सत्यता जो है इन विधियों के मध्य ही निहित है। न तो संपूर्ण रूप से फिजिकल या बायोलॉजिकल मेथड, न तो हिस्टोरिकल या जेनेटिक मेथड, न तो साइकोलॉजिकल मेथड या मेटाफिजिकल
मेथड अपने आप में संपूर्ण है जिनके आधार पर नैतिक संप्रत्ययों का निगमन किया जा सकता है। सत्यता का अंश सब में किसी न किसी रूप में समाहित है। इसलिए जिन संप्रत्ययों को हम नैतिक दर्शन में प्राप्त करते हैं उनका वास्तविक विधि जो है वह इंपीरिकल और ट्रांसेंडेंटल मेथड ये दोनों हो सकती है। इस प्रकार द ट्रू मेथड ऑफ एथिक्स इज बोथ इंपीरिकल एंड ट्रांसेंडेंटल। ये नीति शास्त्र अनुभव और अनुभवातीत विधियों से नैतिक संप्रत्ययों को विकसित करता है। यह दार्शनिक विधि भी है और वैज्ञानिक विधि भी। यह नैतिक तथ्यों का पर्यवेक्षण और वर्गीकरण करती है तथा एक तंत्र से उन्हें संबंधित करती है। नैतिक आदर्श विश्व तंत्र का एक घटक है। म्योरहेड, जेमसेथ तथा ब्रूटेन का भी यही मत है कि नीति शास्त्र की विधि अनुभव मूलक तथा अनुभवातीत दोनों है। इस प्रकार so we can say that the true method of ethics is both empirical and transcendental। इस प्रकार नैतिक विधियों के जहां तक निदर्शन की बात है कि जिन विधियों से हम नैतिक संप्रत्यय को प्राप्त कर सकते हैं वो विधि जो है इंपीरिकल और ट्रांसेंडेंटल दोनों है। इसके बाद कुछ चर्चा जो पिछले व्याख्यान में हुई उस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा जो है हम आज और करना चाहेंगे। इसमें एक चीज तो है कि रिलेशन ऑफ एथिक्स टू अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों से नीति शास्त्र का क्या संबंध है। उसमें पहला जो है एथिक्स एंड सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र और नीति शास्त्र। हम सब जानते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, लेकिन वह केवल समाज का और उस समाज से जुड़ी जितनी भी अनुषंगी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का केवल तथ्यात्मक वर्णन करता है। लेकिन नीति शास्त्र समाज शास्त्र के इन तथ्यों पर अपना मूल्यात्मक या निर्णयात्मक अभिव्यक्ति जो है वो प्रदान करता है। तो समाज शास्त्र नीति शास्त्र के अध्ययन में कहीं न कहीं कारगर सिद्ध होता है और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के मूल्यों का अध्ययन नहीं हो सकता। हम किसी मूल्यपरक आदर्श का निदर्शन नहीं कर सकते। अब एक चीज यह है कि जैसे समाज शास्त्र इस तथ्य का निरूपण करता है कि नहीं, आज का समाज जो है ये बहुत बुरा समाज है। तो समाज का बुरा होना यह एक तथ्यपरक विवेचन है, लेकिन जब इस तथ्यपरक विवेचन पर नीति शास्त्र अपना एक नॉर्मेटिव अप्रोच देगा तो वो अप्रोच होगा कि नहीं, समाज को बुरा नहीं होना चाहिए। तो नीति शास्त्र अपने मानकीय अप्रोच के तहत एक आदर्श या मूल्योन्मुख व्यवस्था का प्रस्ताव देता है कि नहीं, यह है, ये तो सत्य है, लेकिन मानवीय आचरण को या मानवीय समाज को इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात राजनीति शास्त्र को लेकर के आती है। राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और उस राज्य की जितनी भी अनुषंगी संस्थाएं हैं उन अनुषंगी संस्थाओं का अध्ययन करता है। राज्य का स्वरूप क्या है,
उसके प्रकार कितने हैं, उनका अन्य विषयों से, अन्य संस्थाओं से क्या संबंध है, लोकतंत्र, राजतंत्र इत्यादि जितने भी संप्रत्यय हैं, स्वतंत्रता का, व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है, राज्य का व्यक्ति से क्या संबंध है, इन समस्त तथ्यों का एक विवेचन जो है वो राजनीति शास्त्र में मिलता है। लेकिन राजनीति शास्त्र के इन तथ्यपरक विवेचन को जब एथिक्स अपने एरिया में लाता है, अपने क्षेत्र या रेंज के अंतर्गत समाहित करता है, तो उस क्षेत्र में उन तथ्यों पर एक मूल्यपरक दृष्टि डालता है कि नहीं ये तथ्य है, लेकिन इस तथ्य से हम कैसे मूल्य की ओर उन्मुख हो सकते हैं। इसी प्रकार जो मेटाफिजिक्स है, रिलीजन है, साइंस है, इत्यादि जितने भी विषय हैं, उन समस्त विषयों से सामग्री प्राप्त कर नीति शास्त्र जो है उन सामग्रियों पर अपना एक मूल्यपरक विवेचन जो है वो प्रस्तुत करता है। अब इस मूल्यपरक विवेचन के बाद एक अन्य आउटलुक जो हम लोगों के सामने आता है कि ठीक है, एक विषय तो नॉर्मेटिव एथिक्स या मानकीय नीति शास्त्र का है, लेकिन ऐसी और कौन सी विधाएं हो सकती हैं, ऐसे कौन से डायमेंशन हो सकते हैं जो नीति शास्त्र के अंतर्गत समाहित होते हैं। तो इस चार्ट में हम लोग डायमेंशन ऑफ एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये चार्ट ये निदर्शित करता है कि देयर आर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स। फर्स्ट मेटा एथिक्स, सेकेंड नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स provides some norms, rule, regulation for human being. मानकीय नीति शास्त्र जो है ये कुछ मूल्य, आदर्श, नियमों का मानव जीवन में प्रतिपादन करती है, वो मानव के आचरण का मूल्यांकन करती है और एक मूल्यपरक दृष्टिकोण जो है वो रखती है। जबकि जो अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स है वह उन नैतिक संप्रत्ययों का विवेचन करती है, उसके अर्थ का निरूपण करती है और उस अर्थ में क्या अभिप्रेत है, क्या इंटेंडेड है, उसकी बात जो है वो मेटा एथिक्स करती है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स यानी वर्णनात्मक नीति शास्त्र जो है वो नैतिक संप्रत्ययों का वर्णन करती है। अप्लाइड एथिक्स जो है ये मानव जीवन में नीति शास्त्र की क्या अनुप्रयुक्तता है, मानव जीवन में नीति शास्त्र का व्यावहारिक पक्ष क्या है, इसके विषय में अप्लाइड एथिक्स बात करती है। और अप्लाइड एथिक्स के तमाम लेयर्स या कैटेगरी है, जिसमें कि बायो एथिक्स, साइबर एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स और इंटरनेशनल एथिक्स जो है इत्यादि नीति शास्त्र की विधाएं जो है वो आती हैं। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव एथिक्स है और नॉर्मेटिव एथिक्स में इसके तीन जो है वो मुख्य विभाग हैं। पहला डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, दूसरा टेलियोलॉजिकल एथिक्स और तीसरा जो है वो वर्च्यू एथिक्स है। जब हम डीओंटोलॉजिकल एथिक्स की बात करते हैं तो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब होता है कि परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र, यानी नैतिक कर्मों का उनके परिणाम से कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग इस सिद्धांत पर विशद चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों को इतना जानना ही पर्याप्त है कि जब हम डीओंटोलॉजिकल एथिक्स
या परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि नीति शास्त्र का संबंध जो है किसी कर्म के फल से नहीं है, यानी नैतिक मूल्य जो है ये फल सापेक्ष नहीं है, ये फल निरपेक्ष है। अब इसको मान लीजिए कि हम किसी उदाहरण से स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी मरीज की निस्वार्थ सेवा उसी तन्मयता के साथ करता है, वह अपनी सेवा में किसी भी तरह का कोर कसर नहीं रखता है। लेकिन इतना सेवा तत्पर होने के बाद भी वो मरीज जो है एट लास्ट क्या होता है कि एक्सपायर कर जाता है। अब प्रश्न ये उठेगा कि इस कर्म का परिणाम क्या हुआ? इस कर्म का परिणाम ये हुआ कि पेशेंट है डायड, मरीज जो है वो मर गया। अब मरीज का मरना क्या डॉक्टर के कर्म के औचित्य या अनौचित्य को प्रतिपादित करता है कि नहीं करता है? डीओंटोलॉजिकल एथिक्स के जितने भी सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, मरीज का मरना जो है ये डॉक्टर के कर्म की सार्थकता या निरर्थकता का निर्धारक नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर फल कर्म का निर्धारक नहीं है तो फिर उस कर्म का निर्धारण करता कौन है? इन विचारकों का मत यह है कि कर्म का निर्धारक वो इंटेंशन या प्रेरणा करती है जिससे कि कोई व्यक्ति कर्म करता है। चूंकि यहां डॉक्टर जो है ये पूरी तन्मयता के साथ उस मरीज की सेवा में अपने कर्म को समर्पित कर दिया, अतः परिणाम निरपेक्ष रूप से देखने पर डॉक्टर का कर्म जो है ये नैतिक अनुमोदन जो है प्राप्त करता है। और इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार डॉक्टर का कर्म जो है वह नैतिक है और शुभ है। दूसरी तरफ जो है वो टेलियोलॉजिकल एथिक्स या प्रयोजन मूलक नीति शास्त्रियों का संवर्ग है। ये ऐसे नीति शास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी कर्म की शुभता या अशुभता का निर्धारण हम उस कर्म के फल से करते हैं। एट लास्ट जो है उस कर्म का फल क्या हुआ, इसके आधार पर हम मानवीय कर्मों का निर्धारण करते हैं। प्रथम उदाहरण में हम लोगों ने ये देखा कि मरीज जो है वो क्या होता है, वो एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है। डीओंटोलॉजिकल एथिक्स के सपोर्टर जहां ये कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर का कर्म जो है वो उचित था क्योंकि उसका इंटेंशन जो है वो शुभ था। लेकिन टेलियोलॉजिकल एथिक्स के सपोर्टर ये कहेंगे कि चूंकि मरीज जो है एट लास्ट जो एक्सपायर कर गया तो उस डॉक्टर का कर्म जो है वो अशुभ है, क्योंकि कर्म का फल क्या मिला, इसका प्रयोजन क्या हुआ? प्रयोजन ये हुआ कि हम जिस कर्म के लिए लगे थे वो एट लास्ट फेल्योर हो गया और मरीज जो है वो एक्सपायर हो गया। तो इस प्रकार जो है टेलियोलॉजिकल एथिक्स एक नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत इस प्रकार की विचारधारा है। दूसरा वर्च्यू एथिक्स है जो सद्गुणों का विवेचन करती है। तो इस प्रकार एक आउटलुक जो है डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंतर्गत जो है वो आता है। इसके बाद मेटा एथिक्स की चर्चा हम लोग अभी किए कि बेसिकली दिस ब्रांच develops into the nature and meaning of ethical language, moral judgment and virtue. It focuses on questions like what is the nature of moral truth, what is the meaning of terms like good, right and art, a moral judgment subjective or objective. It helps us understand morality, foundation and nature,
which can inform our ethical decision making and discussion. It can help also us to identify and resolve disagreements about moral principles. तो इस प्रकार जो मेटा एथिक्स है वो नैतिक संप्रत्ययों का विवेचन करती है कि जब हम किसी नैतिक निर्णय में अच्छा, उचित, चाहिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो अर्थ का निरूपण करना मेटा एथिक्स का प्रमुख कार्य है, वो अर्थ के विश्लेषण से जो है वो संबंधित है। धन्यवाद।